देखिए, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। देखिए, आज है 2 अप्रैल का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देखिए, वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे जाएँगे, उनका जवाब ज़रूर दीजिएगा और आज की वीडियो की जो पीडीएफ है, इसको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन जरूर दबा देंगे ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना दिवस है ये 1 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। और ये चीज़ लगभग मुझे लगता है हज़ारों बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और देखिए, कुछ माइन्यूट चीज़ें मैं बताऊंगा आपको आरबीआई से संबंधित। देखिए, जो आरबीआई है इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। और जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में था, लेकिन बाद में इसको अस्थायी रूप से 1937 में मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी कि 1937 से भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर आपका है मुंबई में। और देखिए, इसका जो केंद्रीय कार्यालय यानी कि मुख्यालय वो स्थान होता है आरबीआई का, जहाँ गवर्नर बैठता है आरबीआई का और जहाँ नीतियाँ बनाई जाती हैं विभिन्न प्रकार की, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित। इनमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे क्या सारे के सारे पूछे जा चुके हैं, जितने मैंने बताए हैं। दूसरा प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला। तो देखिए, जो हिमाचल प्रदेश राज्य की कांगड़ा चाय है इसको यूरोपीय जीआई टैग मिल गया है। देखिए, जो कांगड़ा चाय है ये एक समृद्ध इसका एक इतिहास है, जो कि 19वीं सदी के मध्य में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पहली बार पेश की गई थी। देखिए, चाय जो है ये विदेशी उपज है। इसको भारत में जो है ट्रांसप्लांट किया गया, मतलब एक तरीके से अंग्रेजों ने जो है इसको क्या किया, वहाँ से बीज लाकर भारत में इसको रोपा और तब से भारत में चाय की खेती स्टार्ट हुई। देखिए, जो ब्रिटिश औपचारिक अधिकारी थे ये भारत में चाय के बागान विकसित करने में रुचि रखते थे। और 1852 में एक अंग्रेज था डॉक्टर जेमसन। तो डॉक्टर जेमसन जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्जन था, इसने कांगड़ा घाटी में चाय के बीज रोपे थे और उसके बाद फिर यहाँ पे चाय की पारंपरिक खेती की जाने लगी। देखिए, याद रखिएगा, चाय जो है ये भारतीय पौधा नहीं है, इसको विदेशों से लाकर भारत में रोपा गया था और भारतीयों को जो है फिर चाय का आदी बनाया गया। और देखिए, अब चाय का कारोबार कितना बड़ा हो चुका है भारत में अंग्रेजों के समय की बात से, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य की जो कांगड़ा चाय है इसको यूरोपीय जीआई टैग मिला है, नोट कर लीजिएगा, इतना ही आपको याद रखना है। बाकी ये जो इतिहास मैंने बताया है ये भी आप अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। तीसरा प्रश्न कि कौन सा देश आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के सीधे क्वालिफाई करने में नाकाम रहा। तो देखिए, जो आपका श्रीलंका है ये आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने से नाकाम हो गया है, क्योंकि श्रीलंका की एमआरएफ टायर्स आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग टेबल में जो है 8वें स्थान पर बढ़ने का प्रयास करने में असफल रहा, क्योंकि वे हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ, यानी कि श्रीलंका जो है ये न्यूजीलैंड में हैमिल्टन के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में हार गया था, ठीक है। तो ये फिलहाल 9वें रैंक पे है श्रीलंका। और इसीलिए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने से जो है नाकाम हो गया श्रीलंका। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, ये क्या थी। तो देखिए, जो सारा थॉमस है ये एक उपन्यासकार और लघु कथाकार थी। देखिए, जो प्रख्यात लेखिका सारा थॉमस है इनका उम्र संबंधी बीमारियों के कारण इनके आवास पर केरला में हाल ही में निधन हो गया। ये 89 वर्ष की थी और इन्होंने 17 उपन्यास और 100 से अधिक लघु कथाएं लिखी थीं। इनके पहले उपन्यास का नाम था जीविथम एना नाथी। तो इसी से जो है इनके लेखन करियर की शुरुआत हुई थी और इनके कई सारे उपन्यास पे फिल्में भी बन चुकी हैं। तो सारा थॉमस कौन थी? ये एक उपन्यासकार और लघु कथाकार यानी कि लेखिका थी और इनका निधन हो गया हाल ही में। पांचवा प्रश्न कि हर साल कौन सा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है।
तो देखिए उड़ीसा जो है ये हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, उत्कल है। आइए उड़ीसा के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं जो कि आपने अब तक ना सुनी होंगी, लेकिन एग्जाम में ये पूछे गए होंगे। ठीक है, देखिए उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और इसे 1 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश भारत के एक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। और देखिए इसे शुरू में उड़ीसा नाम दिया गया था। ठीक है, अभी देखिए उड़ीसा ओडिशा बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो पहले इसे उड़ीसा नाम दिया गया था, लेकिन बाद में 4 नवंबर 2011 को अंग्रेजी का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। ठीक है, और देखिए तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इस राज्य में, देखिए तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इस राज्य पर महान सम्राट अशोक का शासन था। बाद में इस पर हर्ष जैसे कई अन्य राजाओं ने शासन किया। और देखिए 8वीं शताब्दी के दौरान ये राज्य कौशल और उत्कल राज्य के रूप में जाना जाता था। और देखिए वर्तमान में ओडिशा के राज्य दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16वीं शताब्दी की बात करें तो इसमें बंगाल की सल्तनत ने ओडिशा पर कब्जा कर लिया था। और 18वीं शताब्दी के मध्य में ओडिशा मराठों के शासन में था। और देखिए बाद में कर्नाटका युद्ध के बाद जो है ये ब्रिटिश के मद्रास प्रेसिडेंसी में आ गया। तो याद रखिएगा कि ओडिशा जो है इसको पहले उत्कल के नाम से जाना जाता था और 1 अप्रैल को ओडिशा राज्य उत्कल दिवस मनाता है, क्योंकि ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। तो ओडिशा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने प्राप्त कर ली। और देखिए जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया या फिर लाइक करने में कंजूसी करते हैं तो बता दें भाई, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो वीडियो को अधिक से लाइक किया करके इसको अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। और कुछ ना कर पाइए तो भाई इसके लिंक को कॉपी करके वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए और लोगों से अपील कीजिए कि वो वीडियो को देखें। ठीक है, ताकि वो भी इससे लाभ लें। छठवां प्रश्न कि कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम शॉर्ट में एफिनडेक्स 2023 रखा गया है, तो इसके दूसरे संस्करण का मेजबान है। तो देखिए जो आपका भारत का पुणे शहर है, यहाँ पर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया हाल ही में। ठीक है, और देखिए ये इस साल 16 से 29 मार्च तक आयोजित किया गया था। तो सरल शब्दों में ऐसे याद कर लीजिए कि द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी कि एफिनडेक्स 2023 का जो दूसरा संस्करण है, यह हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में 16 से 29 मार्च तक आयोजित किया गया था। और देखिए अफ्रीका महाद्वीप के कुल 25 देशों में से 124 प्रतिभागियों और सिख, मराठा और महार रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया था। सातवां प्रश्न कि किस राज्य ने हाल ही में लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया, तो देखिए हाल ही में तेलंगाना राज्य ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। देखिए जो लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका उद्देश्य हैदराबाद और उसके आसपास 50 जल निकायों का कायाकल्प और विकास करना है। और इन 50 जिलों में से 25 ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की सीमा में और शेष 25 हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीमा में है। तो याद रखिएगा कि जो लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये तेलंगाना राज्य का एक प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत ये जो झीलें हैं कहाँ पे, हैदराबाद और उसके आसपास की जगह, तो उनका कायाकल्प करेगा। और इन झीलों की संख्या कितनी है, 50 है। आठवां है ये हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया। देखिए आज के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान सुनते रहिए। देखिए गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। देखिए बिहारी में गुजरात के अहमदाबाद में एक स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और भारत में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष फर्मों के योगदान को बढ़ावा देना है। और देखिए जो आपका स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब है, ये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की एक पहल है। और इस लैब में कंप्यूटिंग संसाधन है, जिनमें 16 वर्क स्टेशन और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग मल्टी कोर सर्वर शामिल हैं। तो सरल शब्दों में दिमाग में बैठा लीजिए कि गुजरात के अहमदाबाद में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का स्थापना किया गया है और अभी हाल ही में इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। नौवां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते यानी कि डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए हाल ही में भारत ने रोमानिया के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
देखिए, भारत रोमानिया रक्षा सहयोग समझौता हाल ही में दोनों देशों के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था और ये सशस्त्र बलों के बीच व्यवहारिक सहयोग की नींव रखेगा और ये दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच सैन्य संबंधों का विस्तार करने में मदद करेगा। देखिए, रोमानिया की बात करें तो इसकी कैपिटल बुचारेस्ट है और पॉपुलेशन यहाँ की है 1.19 करोड़ और यूरोप महाद्वीप में स्थित है रोमानिया और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रोमानिया है। 10वां प्रश्न की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2023 में भारतीय विश्वविद्यालयों ने इस वर्ष महत्वपूर्ण प्रगति की है और भारतीय विश्वविद्यालयों के कितने पाठ्यक्रमों को वैश्विक शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। तो देखिए जो आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2023 है, इसमें भारतीय विश्वविद्यालयों ने इस वर्ष महत्वपूर्ण प्रगति की है और भारतीय विश्वविद्यालयों के टोटल 44 पाठ्यक्रमों को वैश्विक शीर्ष 100 में स्थान मिला है। देखिए जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2023 है, इसके अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों ने कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय विश्वविद्यालयों ने कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, बिजनेस स्टडीज़ और फिजिक्स में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। देखिए जो आईआईटी दिल्ली है, इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2023 में विश्व स्तर पर शीर्ष 50 में प्रवेश कर गया है। और देखिए जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का समाज शास्त्र कार्यक्रम है, इसने 33 स्थानों की वृद्धि दिखाते हुए 68वां स्थान प्राप्त किया है। और देखिए जो क्यूएस है, इसके अनुसार भारत विश्व स्तर पर अनुसंधान का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और वर्ष 2017 और 22 के बीच भारत में अनुसंधान उत्पादन में 54% की वृद्धि हुई है। हालांकि 2017 से 2021 तक भारत के केवल 15% प्रकाशनों को शीर्ष पत्रिकाओं में उद्धृत किया गया था, जो कि यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी की तुलना में कम प्रतिशत है, जिनके शीर्ष पत्रिका उद्धरण प्रतिशत भारत में दोगुने से अधिक हैं। और देखिए जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2023 है, इसमें भारत के समग्र प्रदर्शन में साल दर साल 17.2% का सुधार हुआ है और कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए ये प्रगति उल्लेखनीय है। हालांकि रैंकिंग में शामिल 10 से अधिक विश्वविद्यालयों वाले देशों में मुख्य भूमि चीन ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2023 में सबसे अधिक सुधार किया है। तो ये था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2023। इसके बारे में सारे फैक्ट मैंने बता दिए हैं, नोट कर लीजिएगा आप। और देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन अपडेट का प्रश्न है कि कौन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, नाम बताइए। अगर नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ, बताइए। और आपको बताना है कि हीरो मोटरकॉर्प के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और बताना है आपको कि हाल ही में टाटा पावर ने किसे फिर से अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित की गई, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो देखिए रणवीर सिंह को बनाया गया है स्टार स्पोर्ट्स का नया ब्रांड एम्बेसडर। और देखिए हाल ही में क्रिकेट में T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं साकिब अल हसन। और प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया था। और देखिए बिहारी में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया गया था। और देखिए पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया था। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो गया। और देखिए आप लोग सहयोग जारी रखिए ताकि ये चैनल ऐसे ही चलता रहे। जब तक इस चैनल पे कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर ना हो जाए तब तक आप मदद करते रहिए, क्योंकि देखिए जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उस समय इनकम भी अच्छी हो जाएगी और मेरा भी काम होते रहेगा और आप लोगों को अच्छे कंटेंट भी मिलते रहेंगे लगातार। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़वाते रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते रहिए और जो भी आपको इच्छा करे आप डोनेट कर सकते हैं इस यूपीआई नंबर पे। धन्यवाद।